गुड मॉर्निंग बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और उसमें चैप्टर 2 का जो नाम था वो था दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर पे हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी तक हमने जो देखा है, अभी तक हमने क्या देखा है, एक बार रिकैप देख लेते हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो हमने ये देखा है कि किस तरीके से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। ठीक, अंत कैसे हुआ। ठीक, 1991 में किस तरीके से जो है यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था। ठीक है, उसका विघटन हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ठीक, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ये यूएसएसआर था ये एक्चुअली में बना कैसे था। उसके लिए हमने थोड़ा बैकग्राउंड जाना था। बैकग्राउंड में हमने 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन को हमने जाना था, किस तरीके से ये रिवॉल्यूशन हुआ था, इसको हमने स्टडी किया था। हमने ज़ार का भी एम्पायर के बारे में स्टडी किया था, ज़ार एम्पायर के बारे में, किस तरीके से वो वहाँ पे लेबर क्लास कितना परेशान था। तो इस ज़ार के एम्पायर को हटाने के लिए ही आपकी 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। 2 पार्ट्स में हुआ था ये, एक मार्च में हुआ था और एक आपका हुआ था अक्टूबर वाला। अक्टूबर वाला ज़्यादा फेमस है, अक्टूबर वाले को हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। हुआ ये था कि मार्च वाले रिवॉल्यूशन में तो जो आपके मेंशेविक थे वो ज़ार को सत्ता से हटाकर खुद मेंशेविक बैठ गए थे। ठीक है, उसके 7-8 महीने बाद मेंशेविक ने जो प्रॉमिस जनता से किया था कि हम जो है इलेक्शन कराएंगे और जो है अपने आप को जो है रशिया को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पीछे खींचेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पार्टिसिपेशन अपना बंद करेंगे, बट इन्होंने ऐसा प्रॉमिस को अपना फॉलो नहीं किया और उस समय जनता भुखमरी और आर्थिक समस्या भी बहुत परेशान थी। तो इस चीज़ को सबको देखते हुए जो बोल्शेविक थे, जो मेंशेविक के विरोधी थे, तो बोल्शेविक ने क्या किया कि अपनी आर्मी की मदद से, इनकी आर्मी का नाम था रेड आर्मी, ठीक है, उसकी मदद से क्या करा था इन्होंने, रशिया की सारी जो भी, रशिया की जो उस समय कैपिटल हुआ करती थी सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको लेनिनग्राड भी कहते थे। ठीक है, उसमें बेसिकली उसकी जितनी भी सरकारी इमारतें थी, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, मेडिकल्स और आपके पोस्ट ऑफिसेस और जो भी सरकारी ऑफिसेस थे उन सब पे कब्जा कर लिया था और अंततः जो है उन्होंने पूरे के पूरे रशियन एम्पायर पे अपना शासन स्थापित कर लिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1917 की अक्टूबर यानी कि बोल्शेविक क्रांति पे क्या हुआ था कि यहाँ पर बोल्शेविकों का शासन हो गया रशिया पे। और बोल्शेविक किस टाइप के थे, कम्युनिस्ट टाइप के लोग थे, कम्युनिस्ट नेता थे। इनका एक बहुत फेमस नेता बताया था मैंने आपको, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन बहुत फेमस है, कई बार लेनिन का समाजवाद पूछ लेता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये नाम है, इसको अपने दिमाग में आप रखिएगा। तो इतना अभी तक हम, उसके बाद हमने इसके बाद फिर हमने ये देखा था कि किस तरीके से उन रशियन रिवॉल्यूशन के बाद 1922 में, क्योंकि 4 साल, लगभग 5 साल करीब वहाँ पे, 4 या 5 साल, 4 से 5 साल आप कह सकते हो, 1917 से 1922 तक वहाँ पर क्या था, वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था। ठीक है, सिविल वॉर चल रहा था। बेसिकली सिविल वॉर क्या था, बोल्शेविक और मेंशेविक आपस में भिड़े हुए थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस सिविल वॉर के बाद 1922 में आपका यूएसएसआर का निर्माण होता है, यूएसएसआर आपका अस्तित्व में आता है। तो ये यूएसएसआर बना कैसे था, ये जो रशिया जो स्टेट था आपका, रशिया एम्पायर था, इस प्लस इसमें 14 अदर कंट्रीज शामिल हो गए थे। ठीक है, 14 अदर कंट्रीज शामिल हो गए, इसी 15 कंट्रियों को मिलाकर आपका क्या बना था, यूएसएसआर बना था। ठीक है, और ये यूएसएसआर की हमने बेसिकली ये भी देखी थी कि इसकी क्या विशेषताएं थी। जब ये यूएसएसआर बना था तो इसमें क्या क्वालिटीज़ थी, क्या इसकी अच्छी बातें थी यूएसएसआर की, हमने पिछली कक्षा में डिटेल में उसको स्टडी किया है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि ये यूएसएसआर की अच्छाइयाँ तो हम देख चुके हैं, आज हम इसकी कमियाँ देखेंगे कि यूएसएसआर में क्या क्या कमियाँ थी। ठीक है, ये 14 छोटे राज्य, छोटे देश और एक रशिया को मिलाकर जो ये यूएसएसआर बना था, इसमें क्या कमियां थी, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इसका नाम है सोवियत संघ में कमियां। कई बार 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि सोवियत संघ में क्या क्या कमियां थी। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर। ठीक है, तो क्या कमियां थी इसमें देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो 1922 में जो बोल्शेविक यहाँ बैठ गए थे, ठीक है,
17 में ही बैठ गए थे, लेकिन वो 1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ तो बोल्शेविक का ही शासन था उस समय। और बोल्शेविक जो है बेसिकली ये जो सत्ता में जब एक बार ये आ गए तो उसके बाद ये 1922 से लेकर 1991 तक हमेशा क्या रहे, बोल्शेविक का ही राज रहा। ठीक है, बोल्शेविक का ही राजा। और कोई बोल्शेविक बेसिकली थे क्या, ये कम्युनिस्ट थे। क्या थे ये, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, यानी कि कैपिटलिस्ट विचारधारा को या विरोध करते थे। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली इन्होंने 70 साल तक आप कह सकते हो ये सत्ता में विराजमान रहे। और इनके विपक्ष में कोई नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था। ठीक है, विपक्ष समझते हो, जैसे जो ऐसी पार्टियां जो इनका विरोध करें। ठीक है, तो हमेशा सत्ता में यही रहे और इनके विपक्ष में कोई नहीं था। यानी कि आप कह सकते हो कि कोई चुनाव में बोल्शेविक के ही लोग खड़े होते थे आपस में, और किसी पार्टी का कोई आदमी खड़ा नहीं होता था। तो आप कह सकते हो कि रशिया में देयर इज़ नो अपोजिशन। ठीक है, इन यूएसएसआर। ठीक है, अब रशिया तो रहा नहीं, रशिया मिल गया है किसमें, यूएसएसआर में। तो आप कह सकते हो ये यूएसएसआर में जो बोल्शेविक शासन में आए तो इनके विपक्ष में कोई भी दल नहीं था, या कह सकते हो कोई भी अपोजिशन नहीं था। एक ही सत्ता का, एक ही पार्टी का, जो कि बोल्शेविक की पार्टी थी, उन्हीं का ही इसमें यूएसएसआर में शासन रहा 70 सालों तक। ठीक है, तो ये जैसे हमारे भारत में क्या है ना, जैसे कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, बीएसपी है, ठीक है, और कई सारी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ये कई सारी पार्टियां हैं ना, ये आपस में चुनाव लड़ती रहती हैं, जो जीतता है वो सत्ता में आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यूएसएसआर में केवल और केवल बोल्शेविक ही आपके थे, और इन्होंने 70 साल तक जो है शासन किया। तो कह सकते हो कि यहाँ पर ये गलत बात थी, क्योंकि इनका एक तरीके से हिटलर सा ही आ गई थी यहाँ पर। एक तरीके से भाई बोल्शेविक जो कहें वही सही है, वही जो सत्ता चला रहे हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई विरोध करने वाला है नहीं, कोई अपोजिशन है नहीं। तो एक तरीके की, इस तरीके की आप कह सकते हो तानाशाही इन लोगों की आ गई थी, बोल्शेविक्स की। ठीक है, और कम्युनिस्ट विचारधारा को ये पूरी तरीके से फैला रहे थे सारे देशों में, पूरी दुनिया में फैलाने का अपना प्रयास कर रहे थे। तो इन्हीं का राज चल रहा था। तो ये एक बहुत इसमें यूएसएसआर में आप कह सकते हो कि एक बड़ी कमी थी। तो इसको आप लिख सकते हैं शब्दों में। पहला पॉइंट क्या है कि सोवियत संघ जो कि जो कि 1922 में अस्तित्व में आया था, यहाँ पर केवल एक ही पार्टी का शासन 70 वर्ष तक रहा, और वह पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। और वह पार्टी किसकी थी, कम्युनिस्ट विचारधारा की थी। कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, अर्थात पूंजीवाद का विरोध करती थी। अर्थात पूंजीवादी विचारधारा की विरोधी थी, ठीक। एक ही दल का शासन होने के कारण और कोई विपक्ष ना होने के कारण, कोई विपक्ष, ठीक है, ना होने के कारण, ठीक है, संघ में अराजकता थी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की सब चलती थी, और किसी पार्टी का कोई भी विपक्ष होगा तो विरोध करेगा ना इनकी नीतियों का। कोई विपक्ष ही नहीं था तो विरोध कौन करेगा। ठीक, तो एक ये सबसे बड़ा इनके अंदर कमियां, यूएसएसआर की सबसे बड़ी कमी थी। ठीक, और ये जो पार्टी जो सत्ता में थी 70 साल तक इसने शासन किया, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी
जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जवाबदेह नहीं थी, जवाबदेह होता है, दे यौ नहीं थी। भाई क्यों जनता के प्रति जवाबदेह का मतलब क्या है कि भैया अगर विपक्ष होगा, जैसे भारत में अभी इस समय बीजेपी का शासन है, अब बीजेपी कोई नीति लेके आती है तो कांग्रेस उसका खुल के विरोध करती है, ठीक है, विरोध करती है। जनता कांग्रेस उस नीति के विरोध में जनता तक उस बात को पहुंचाती है कि ये बीजेपी ये गलत कर रही है, तो जनता सरकार से पूछती है ना, बीजेपी से पूछती है, विरोध के माध्यम से, अनशन के माध्यम से जनता सवाल कर सकती है कि भाई आपने ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। अब जब विपक्ष ही नहीं होगा, जब कोई विपक्ष पार्टी ही नहीं होगी, तो भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी उस समय यूएसआर में कर रही थी, कोई विपक्ष था ही नहीं, तो जो वो कर रहे थे वो सब ठीक था। कोई जनता ना अनशन कर रही थी, ना एक तरीके से विरोध कर रही थी, ठीक है। अब विरोध करती भी तो कम्युनिस्ट पार्टी और जो उस समय सत्ता में ये पार्टी बोल्शेविक लोग बैठे थे, अगर विरोध करती भी जनता तो वो उसको दबा देते, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता में तो हमें ही रहना है, ठीक है, हमारे विपक्ष में कोई पार्टी तो है नहीं, एक ही दल का शासन था। तो इस तरीके से ये जो पार्टी थी, एक तरीके से जनता के प्रति इसका कोई खास रवैया नहीं रहा, और जनता के सवालों के प्रति ये सजग नहीं थी, और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, आप ऐसा कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक ही गलत चीज़ थी उस समय यूएसएसआर में, ठीक। तीसरा, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही समझते हो, ब्यूरोक्रेटिज्म, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक जो लोग होते हैं, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, जनता पर अत्याचार होने लगे थे, ठीक है, शिकंजा कसता चला गया। अधिकारियों से जो ये सरकार उस समय अधिकारियों को जो इंस्ट्रक्शन देती थी वही वो जनता पे लागू करते थे, और फोर्सफुली लागू करते थे। तो एक तरीके से नौकरशाही का जो है शिकंजा यहाँ पर कसता चला गया, जिससे जनता त्रस्त थी, ठीक। सरकार जो थी सत्तावादी हो गई थी, सरकार को सत्ता का सुख मिलने लगा था, उन्हें पता है कोई विपक्ष में पार्टी है नहीं, हमें ही सत्ता में रहना है। तो एक तरीके से वो क्या हो गई थी, आराम फरामोश और सत्तावादी हो गई थी, सत्तावादी हो गई थी, हो गई थी, ठीक है। नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो, नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था तथा उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तथा उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है। जनता के प्रति वो ध्यान ही नहीं था, ठीक। तो ये इस तरीके से जनता की स्थिति भी धीरे दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। कितने पॉइंट हो गए हमारे, ये सब कमियां हैं यूएसएसआर की, 5 पॉइंट हमारे हो गए। तो इस तरीके से पेपर में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है ना, तो आपके पास सफिशिएंट स्टफ होगा लिखने के लिए, सफिशिएंट चीज़ें होंगी, आप लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, एक चीज़ थी कि भैया इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही प्रेस को स्वतंत्रता थी। भाई वहाँ पे उस समय जो जो भी आपका मीडिया था, ठीक है, यूएसएसआर में, उसको आज़ादी नहीं थी कुछ भी लिखने की, कुछ भी जनता तक बात पहुँचाने की, ठीक है, कि भाई ये नीतियाँ गलत अप्लाई हो रही हैं, ये गलत चीज़ें हो रही हैं यूएसएसआर में, तो प्रेस को आज़ादी नहीं थी। जैसे अभी भारत में क्या है कि कोई भी सरकार अगर कोई गलत चीज़ करती है ना, तो तुरंत आज तक पे आता है, इंडिया टीवी पे आ जाता है, ठीक है। जो तो समाचार पत्र एजेंसियां फ्री हैं वो लिखने के लिए कि आप जनता की नीतियों का विरोध कर, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हो, सरकार की नीतियों की अच्छाई कर सकते हो, जो भी। तो जो आपके पत्राचार था, और जो अखबार थे, और जो पत्रकार थे उस समय के, मीडिया जो भी था यूएसएसआर में, ठीक है, उनको आज़ादी नहीं थी इस तरीके से कि आप कुछ भी लिखें सरकार के। अगर आपने विरोध किया तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता था, आपको प्रताड़ित किया जाता था, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी उस समय यूएसएसआर में, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब किसी भी सरकार में, किसी भी देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाती है कि अगर आप एक तरीके इस अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, तो सरकार वहाँ पे मनचाहे रूप से शासन करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लिखिए। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, ठीक। प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी, ये भी लिख दीजिए, स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक।
ठीक। और चुनाव का अभाव था, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चुनाव यानी कि इलेक्शन नहीं होते थे, इलेक्शन का अभाव था। सरकार जो थी एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की थी, और उसमें वो विपक्षी दल बैठता नहीं था, तो एक तरीके से इलेक्शंस बहुत छोटे लेवल पर ही होते थे, जैसे मजदूर उजदूर लेवल पे। वैसे बड़े लेवल पे सरकार सत्ता को बदलने के लिए इस टाइप से कोई इलेक्शंस नहीं होते थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ें थी इस समय। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ थी, उस समय का जो दौर था जब आपका यूएसएसआर बना, तो यूएसएसआर क्या करने लगा, अमेरिका से होड़ करने लगा। ठीक है, हर मामले में यूएसएसआर, ठीक है, अमेरिका से होड़ में बिजी था, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में व्यस्त रहा, प्रतिस्पर्धा करने लगा, प्रतिस्पर्धा में व्यस्त रहा। ठीक है, जैसे कि हमें उसको बस ये यूएसएसआर को ये बस उसको एक ही चीज़ साबित करनी थी कि हम अमेरिका से जो है हर मामले में स्ट्रांग है, हर मामले में हम उससे बेहतर हैं। आपको पता ही है कि हर तरीके से अमेरिका को दबाना चाहता था, क्योंकि अमेरिका वाले जो लोग थे वो कैपिटलिस्ट थे, वो अपनी विचारधारा फैलाना चाहते थे। यूएसएसआर वाले जो आपके थे वो कम्युनिस्ट थे, वो अपनी विचारधारा फैलाना चाहते थे। तो दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, और इसमें यूएसएसआर ज़्यादा लिप्त हो गया। यूएसएसआर ज़्यादा अमेरिका के वही चक्कर में लगा रहा, उससे हर मामले में प्रतिस्पर्धा करने लगा। जैसे कि आप देखोगे कि उस समय जो ये दौर रहा आपका 1947 से 1960 का, इसमें क्या रहा कि अमेरिका से यूएसएसआर ने स्पेस के क्षेत्र में यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत प्रतिस्पर्धा की। ठीक है, आपको याद होगा कि आप कभी सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो आप डालना उसमें कि इन दोनों में ये स्पर्धा बहुत चल रही थी। तो दोनों में ये हम होड़ लगी हुई थी, कौन अपना विमान अंतरिक्ष में पहले भेजेगा, कौन पहला जानवर अंतरिक्ष में भेजेगा, कौन पहला लेडी अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पर्धा इन दोनों के बीच में चल रही थी, और इस स्पर्धा में यूएसएसआर का बहुत बड़ा आर्थिक रूप से जो है इन्वेस्टमेंट होता था। यूएसएसआर बहुत बड़े लेवल पे खर्चा करता था इसमें। ठीक है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि धन को बहा रहा था यूएसएसआर इस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका के साथ। ठीक है, धन का तरीके से बहुत बुरी तरीके से दोहन हो रहा था। जो धन जनता के विकास के लिए लगना चाहिए था, जनता के उत्थान के लिए लगना चाहिए था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लगना चाहिए था, ठीक है, और जनता के विकास के लिए लगना चाहिए था, वो पूरा का पूरा पैसा हथियारों को खरीदने में और ये उल्टे सीधे कामों में, प्रतिस्पर्धा के कामों में लगा रहा था यूएसएसआर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इससे क्या है, जनता जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होती चली गई, देश की आर्थिक स्थिति इनके यूएसएसआर की खराब होती चली गई। आपको पता होगा कि आप कभी डालना कि फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, तो आएगा उसमें लाइका एक बेसिकली कुत्ता था जिसको सबसे पहले यूएसएसआर ने भेजा था आपके अंतरिक्ष में। ठीक है, बस ये साबित करने के लिए कि हाँ भी हम अमेरिका से ज़्यादा मजबूत हैं स्पेस के क्षेत्र में। आपने यूरी गागरिन का नाम सुना होगा, थी फर्स्ट लेडी इन स्पेस, वो भी यूएसएसआर की ही थी आपकी। ठीक है, पहला विमान जो था स्पुतनिक, आप कभी गूगल करेंगे तो स्पुतनिक आपका पहला विमान आता है। ठीक है, वो भी यूएसएसआर ने ही भेजा था। तो एक तरीके से यूएसएसआर इस पूरे हथियार और स्पेस के क्षेत्र में होड़ में लगा हुआ था अमेरिका से। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे लिखिए। यूएसएसआर अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में व्यस्त रहा, जैसे कि अंतरिक्ष, ठीक है, रक्षा, हथियारों का एक तरीके से हथियारों को जोड़ना इत्यादि में यूएसएसआर का आर्थिक रूप से बड़ा निवेश किया जाना, आर्थिक रूप से बड़ी मात्रा में निवेश किया जाना, निवेश किया जाना भी आर्थिक स्थिति को बदतर करता रहा। ठीक है, तो यूएसआर का आर्थिक रूप से बड़ी मात्रा में निवेश किया जाना भी आर्थिक स्थिति को बदतर करता रहा। ठीक है, तो कह सकते हो कि यूएसआर जिस तरीके से अंतरिक्ष, रक्षा और हथियारों को जोड़ना इत्यादि चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उससे भी यूएसआर की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, आपकी खराब होती चली गई। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, जैसे कि अंतरिक्ष में ये आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट एनिमल
इन स्पेस कौन था आपका, लाइका था, ये भी रशिया ने ही आपका भेजा था, ठीक है। सेकंड, जैसे फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, ये भी आपकी थी यूरी गागरिन थी, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस, ठीक है, ये भी रशिया की थी, ठीक है, यूरी गागरिन। और आपका स्पुतनिक एक आपका सैटेलाइट था, स्पुतनिक इस तरीके से था, आप गूगल करोगे तो चित्र देखोगे तो इस तरीके से ये आपका था बेसिकली, ठीक है। ये भी स्पुतनिक था, ये भी किसने भेजा था, रशिया ने ही भेजा था। तो इस तरीके से अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में यूएसएसआर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिससे क्या है यूएसएसआर का सारा पैसा इसी क्षेत्र में लग रहा था, तो यूएसएसआर की स्थिति खराब होती चली गई, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिस यूएसएसआर की एक सबसे बड़ी कमी थी, ठीक है। चलिए, और भी इसमें कई सारी चीज़ें थी, जैसे अगला पॉइंट आप लिख सकते हो और क्या कमी थी इसमें यूएसएसआर में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि यूएसएसआर आपको पता होगा, यूएसएसआर आपका 1979 के बाद लगभग 1979 से 1989 तक, लगभग 10 सालों तक, ठीक है, 1979 से 1989 तक आप कह सकते हो अफ़गानिस्तान में बिज़ी रहा, अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर करने लग गया था यूएसएसआर। हुआ ये था कि अफ़गानिस्तान में वहाँ पर एक विपक्ष था, एक पार्टी थी जो बेसिकली कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, तो यूएसएसआर उसको सपोर्ट करने लग गया, उस पार्टी को, और ये चाहने लगा कि किसी तरीके से वो पार्टी जो है सत्ता में आ जाए अफ़गानिस्तान में, तो जिससे अफ़गानिस्तान में भी कम्युनिस्ट विचारधारा का क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वहाँ पे कम्युनिस्ट बन जाएगा अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से ये बिज़ी हो गया 1979 से लेके 1989 तक अफ़गानिस्तान में लगभग 10 वर्षों तक वहाँ के गृह युद्ध में व्यस्त रहा, गृह युद्ध में व्यस्त रहा, ठीक है। ये भी एक यूएसएसआर की आर्थिक जो स्थिति खराब हुई है, ये अफ़गानिस्तान का जो सिविल वॉर था, युद्ध में जहाँ पे जो यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट रहा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि बड़ी मात्रा में अफ़गानिस्तान की पार्टी को फंड दे रहा था आपका यूएसएसआर, और बड़ी मात्रा में यहाँ पे निवेश कर रहा था यूएसएसआर रक्षा के क्षेत्र में, हथियार खरीदने में, सप्लाई इसको देना, हथियार खरीद के देना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना। तो कुल अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है यूएसएसआर के कोलैप्स होने का और यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति के खराब होने का, ठीक। जिससे क्या हुआ, यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति खराब होती गई, खराब होती चली गई, ठीक है। तो ये भी एक यूएसएसआर की सबसे बड़ी कमी रही, आप कह सकते हो। तो ये इस तरीके से आपसे कमियां पूछ सकता है, ठीक है। खाद्यान्न, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई, यूएसएसआर में क्या हो रहा था, यहाँ पे भाई प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई विकास तो हो नहीं रहा था जनता। अब एग्रीकल्चर तब होता ना जब मजदूर स्ट्रांग होते हैं, मजदूरों को पैसा मिल ही नहीं रहा था, मजदूरों को आमदनी उतनी हो नहीं रही थी, बल्कि मजदूरों से टैक्स वसूला जा रहा था, अननेसेसरली उनका शोषण किया जा रहा था, ठीक है। जनता त्रस्त थी, जनता को जो है पूरा सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह थी नहीं, जनता को सहयोग नहीं कर रही थी, जनता का साथ नहीं खड़ी थी, पूरी हर तरीके से अमेरिका से बस होड़ में लगी हुई थी। तो जनता की जो है स्थिति बहुत बद से बदतर होती चली गई, जिस तरीके से क्या हुआ कि यूएसएसआर में अल्टीमेटली एक स्थिति ऐसी आने लगी थी बाद में कि वहाँ पे खाद्यान्न वस्तुओं की कमी पड़ गई, ठीक है। खाद्यान्न वस्तुओं की, यहाँ पर खाद्यान्न वस्तुओं मतलब खाने की वस्तुओं की, खाद्यान्न वस्तुओं की कमी होती चली गई, ठीक है। अतः क्या होने लगा, यहाँ पे जो खाद्यान्न वस्तु हैं वो उस खाद्यान्न चीज़ों का, खाद्यान्न सामग्रियों का यूएसएसआर क्या करने लगा, जब यहाँ घर में पैदा नहीं हो रही है चीज़ें तो हम बाहर से मंगाएंगे। तो जब यूएसएसआर में प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा था तो खाद्यान्न वस्तुओं का क्या करने लगा, यूएसएसआर आयात करने लगा, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ अगले पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, खाद्यान्न सामग्रियों का आयात करना पड़ा,
ठीक है, खाद्यान्न सामग्रियों का आयात करना पड़ रहा था यूएसएसआर को। ठीक है, तो ये और उपभोक्ता वस्तुओं की भी कमी हो गई थी यहाँ पे, बेसिक जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कमी हो गई थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। तो इतना बुरी स्थिति यूएसएसआर की आ गई, तभी तो यूएसएसआर आपका कोलैप्स कर गया, तभी तो यूएसएसआर का आपका विघटन हो गया। ठीक है, ये कमी हो गई। तो एक तरीके से ये यूएसएसआर की कमियां थी। तो इस क्वेश्चन को कई बार घुमाकर भी पूछता है वो। घुमाकर कैसे पूछेगा आपसे, जैसे आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि यूएसएसआर की क्या कमियां थी, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताइए वो क्या वजह थी जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। तो आप उसमें ये सब पॉइंट्स तो लिखोगे ही लिखोगे, जो मैंने अभी आपको ये 13 पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यूएसएसआर का अफगानिस्तान के वॉर में बिजी होना, यूएसएसआर का बर्लिन वॉल के जो मैटर था उसमें इन्वॉल्व होना, क्यूबा मिसाइल, ये सब कारण भी जो है, और आपका कॉन्गो में जो वॉर था, कोरियन वॉर था आपका। ठीक है, और यूएसएसआर का अमेरिका के साथ होड़ थी, इस सब की वजह से भी, और हर तरीके से यूएसएसआर में ये सब चीज़ें ही कारण बनी जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो ये पॉइंट्स भी जो आपको 13 पॉइंट लिखाए हैं ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या कारण था कि यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो ये 13 पॉइंट भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर ऐसा आता है कि यूएसएसआर की क्या कमियाँ थी, तो आप ये 13 पॉइंट लिख ही दोगे। ठीक है, चलिए, एक और बहुत बड़ा कारण था यूएसएसआर का। यूएसएसआर में आपको बताया था मैंने कि जब यूएसएसआर बना था तो एक रशिया वहाँ पर सबसे बड़ा देश था। ठीक है, तो रशिया, अब बाकी सारे देश बहुत छोटे छोटे थे। तो जब रशिया ही सबसे बड़ा देश था तो चलेगी किसकी, रशिया की ही चलेगी। ठीक है, और छोटे छोटे देशों की तो चलेगी नहीं वहाँ पे। तो ये भी वहाँ पे था कि हालांकि उन 15 गणराज्यों का बराबर रोल होना चाहिए था, बराबर रूप से उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन रूस का दबदबा अधिक रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखोगे इसमें, रूस का दबदबा अन्य गणराज्यों पर बना रहा, जिससे क्या हुआ, दूसरे देश इनसिक्योर फील करने लगे। मतलब उनको ये लगने लगा कि भाई ये तो रशिया अपनी चला रहा है, रशिया अपनी विचारधारा थोप रहा है, रशिया की अपनी भाषा है। हाँ, कई देश उसमें आप देखोगे ना, आप मैप में मैंने आपको दिखाया था कि कई देश उसमें बाल्टिक कंट्रीज़ थे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ थे आपके। ठीक है, यूक्रेन था, बेलारूस था, ठीक है, लिथुआनिया था आपका। ठीक है, ये सब इतने सारे देश थे, अफगानिस्तान था आपका, ये सॉरी उज्बेकिस्तान था आपका, अज़रबैजान था आपका, ठीक है, किर्गिस्तान था, ये इतने सारे देश थे। तो इन सब मिलकर यूएसएसआर बना था। तो ये सब देशों की अपनी अपनी भाषाएं रही होंगी, अपनी अपनी संस्कृति रही होंगी। तो लेकिन जब रूस एक बड़ा होने के कारण, बड़ा क्षेत्र होने के कारण रूस का, और रूस की क्रांति के बाद बोल्शेविक वहाँ बैठ गए, उनका एक तानाशाही प्रवृत्ति होने के कारण पूरे के पूरे यूएसएसआर के पे जो है दबदबा किसका रहा है, रूस का रहा। रूस अपनी नीतियाँ थोपता था, अपनी संस्कृति थोपता था, अपनी भाषा थोपता था, अपनी विचारधारा थोपता था, जिससे अन्य गणराज्यों को ये लगा कि भैया ऐसे तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, हमारा तो कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा, रूस अपना ही चला रहा है। तो इस तरीके से वो गणराज्य भी इनसिक्योर फील करने लगा। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि रशिया की इस नीतियों के कारण जो है यूएसएसआर का विघटन हुआ। हर छोटा छोटा जो गणराज्य इसमें शामिल था वो अलग होने की डिमांड करने लगा, वो आज़ादी की डिमांड करने लगा। ठीक है, दबदबा बना रहा, जिससे बाकी गणराज्य अपने आप को दमित मतलब होता है जिसका दमन हो रहा हो। जैसे मैं अपने आप को दमित महसूस कर रहा हूँ। दमित का मतलब हुआ अपने आप का दमन, मतलब खुद का दमन अगर होने लगे, तो ऐसा जब महसूस हो तो उसको बोलते हैं कि उस राज्य का दमन हो रहा है या दमित हो रहा है, वो राज्य दमित है राज्य। तो अपने आप को दमित और शोषित महसूस करने लगे। ठीक है, दमित और किस तरीके का, उपेक्षित, जिसकी उपेक्षा हो, जिसके बारे में ध्यान ना हो, उपेक्षित और शोषित महसूस करने लगे, शोषित महसूस कर रहे थे, तथा अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए ठीक है, आज़ादी की मांग
करने लगे। तो ये सब कारण थे जो यूएसएसआर के विघटन के भी कारण बने और ये सब ही यूएसएसआर की कमियां भी कहलाए गए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, यूएसएसआर की अच्छाइयाँ क्या थी, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। यूएसएसआर की कमियाँ क्या थी, तो ये 14 पॉइंट आप लिख देंगे। और एक क्वेश्चन और आता है घुमा के कि यूएसएसआर के विघटन का यानी कि उसके डिसइंटीग्रेशन का क्या कारण था, तो उस कारण में ये 14 पॉइंट तो आप लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि और छोटे छोटे जो और पॉइंट भी थे जिनका महत्वपूर्ण रोल था, वो भी इन 14 पॉइंट के साथ उसमें मिलाकर आप उसके कारण को दर्शा सकते हो कि भाई ये कारण था जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो आपके पास एक अच्छा खासा मात्रा में लिखने के लिए मटेरियल आपके पास होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि यूएसएसआर की कमी क्या थी, यूएसएसआर जब बना तो उसमें क्या क्या खामियां थी। ठीक है, तो मेन खामियां आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक दल का शासन होना, जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे शासन था, कोई विपक्ष नहीं था। ठीक है, वहाँ पर यूएसएसआर जो था वहाँ के जो मजदूरों का शोषण होता था, खाद्यान्न वस्तु की वहाँ कमी हो जाना, खाद्य सामग्रियों का बहुत अधिक मात्रा में बाहर से मंगाना यानी कि आयात करना, रूस का दबदबा अन्य गणराज्यों पर होना, रूस अपनी संस्कृति अपनी भाषा का वहाँ अपने गणराज्यों पर अन्य गणराज्यों पर थोपता था। ठीक है, और हथियारों की होड़ में यूएसएसआर के साथ बिजी रहा, रक्षा के क्षेत्र में यूएसएसआर के साथ बिजी रहा। ठीक है, और स्पेस के क्षेत्र में यूएसएसआर से होड़ करता रहा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, यूएसएसआर का आर्थिक दोहन होने लगा। ठीक है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, वहाँ पे किसी को कुछ कहने की आज़ादी नहीं थी, प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं थी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पत्रकार सरकार के खिलाफ अगर बोलता था तो उसके साथ अत्याचार होता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, इलेक्शंस नहीं होते थे वहाँ पे। तो ये सब बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से यूएसएसआर का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन भी हुआ और ये यूएसएसआर की कमियां भी कहलाई गई। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।